देखना, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। जीएसटी एग्जम्पशन किस किस केस में मिलती है? एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी क्लास 4, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ये। एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया कि सिलेक्टेड सर्विस एग्जाम में पूछी जाती हैं और सिलेक्टेड मटेरियल ही। ओके, तो देखते हैं उसी में थोड़ा और आगे क्या। चलो, वैसे तो थोड़ा बहुत हमने हेल्थ केयर सर्विस का पढ़ लिया था, बताया था मैंने, थोड़ा डिटेल में यहां से कर लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट सर्विस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। उसके बाद आती है चैरिटेबल वाली, जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, रिलीजियस प्लेस वाले किराए पे देते हैं। फिर आएगा जीटीए, जीटीए की बात करेंगे, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन जीटीए वगैरह वो, और वकील साहब की सर्विस। ये 5-6 हैं। एडवोकेट साहब की सर्विस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट सर्विस देते हैं जो। चलो जी देखते हैं हेल्थ केयर सर्विस के बारे में क्या कह रहा है। हेल्थ केयर ह्यूमन बीइंग की हो, एनिमल्स की हो या बर्ड्स की। वैसे वेटरनरी डॉक्टर सुना होगा आपने, हाँ जी, वेटरनरी डॉक्टर आसपास सुने होंगे, जानवरों के डॉक्टर, वो भी इस कैटेगरी में पड़ेंगे, वो भी माफ है। आम डॉक्टर भी माफ है, पर मैंने जो थोड़ा बहुत अब तक बताया उसके अकॉर्डिंग, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमाटाइज पर्सन है, इंजरी है, बच्चा पैदा हुआ, इनबॉर्न प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी की, एक्सीडेंट में कोई इंजर्ड हो गया, उसकी प्लास्टिक सर्जरी की, माफ। और जो ब्यूटी पर्पस से सर्जरी करवाते हैं कि चलो नाक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अच्छी शेप में आ जाए, चिक्स में मांस और डाल दो या निकाल लो, ये बॉलीवुड वाले यंग दिखने के लिए करवाते हैं, वो सब टैक्सेबल है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी क्या है, टैक्सेबल है। तो वो ब्यूटी पर्पस वाली सर्जरी टैक्सेबल है, बाकी माफ। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो क्या है, माफ। एम्बुलेंस भी पैसेंजर थोड़ी लेके जा रही है, पेशेंट को डाल के लेके जा रही है, वो भी क्या है, माफ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि आजकल ना हॉस्पिटल बड़े आलीशान हैं, हॉस्पिटल्स, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी, हाँ जी, डिलक्स रूम लेना है, जनरल वार्ड लेना है, आईसीयू के इतने चार्जेस, आईसीसीयू, इस तरह के बने होते हैं ना। वहां सरकार कहती है भैया हमें भी कुछ दे दो यार, डॉक्टर साहब बड़े लूटते हो पेशेंट से। रोज का एक एक दिन में आम हॉस्पिटल 30-35 हजार कोई चला जाए ना, उसको बस ऐसे डरा देता है डॉक्टर। सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% तो ऐसे ही है। बंदे को सांस चढ़ गया, वैसी कई बार वीकनेस से या कुछ, डरा देता, कहता जी अभी कर दो एडमिट, अभी करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, कर आगे स्टेंट डाला, ये किया वो किया, बिल बना दिया 5 लाख रुपए। पेशेंट परेशान है, वैसे ही कहते यार 50,000 लाख रुपए वैसे ही दे जाओ। और ऐसा सिस्टम चल रहा है। सरकार कहती फिर हम क्यों छोड़े डॉक्टर को, इतने इतने पैसे ले रहा है, फिक्स है आजकल इलाज उलूज कोई सिस्टम नहीं। वो कहते हैं एक दिन पेशेंट को रखना है, 25,000 बिल बनाना है। छोटा हॉस्पिटल कह रहा हूं, बड़े शहर में मेदांता और उसमें चले गए तो 60-70 हजार रुपए रोज का है। इलाज क्या होना हो ना हो, एडमिट हो गया लगा ही देंगे हम तो, दवाइयां इतनी दिखाई देंगे, ऑक्सीजन का हो गया, इसका हो गया, डॉक्टर की विजिट का हो गया। तो वो सरकार कहती है कि जो 5,000 रुपए से ऊपर रूम का रेंट ले रहे हैं तो उनको हम क्यों छोड़े, उस पर टैक्स लगाना चाहिए। वैसे ज्यादातर डॉक्टर की सर्विस माफ है। और डॉक्टर में ना एक लिस्ट है यहां, ये वाले इलाज के तरीके आएंगे जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये बाकी वो नेचुरोपैथी भी आएगा। लेकिन उसके अलावा कोई इलाज के तरीके हैं, आशीर्वाद से भी इलाज कर रहे हैं बड़े लोग,
प्रसाद बेच के भी इलाज कर रहे हैं, गले में तावीज डाल के भी इलाज कर रहे हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। जीएसटी में एक लिस्ट है, बस उस तरह के इलाज माफ हैं। आप तो पता नहीं किस किस चीज को इलाज कह दें। आज कल को म्यूजिक क्लासेस जा रहा है, कहता है ये भी ट्रीटमेंट के लिए गया हूं ना भाई, वो नहीं है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की एक लिस्ट है। चलो पढ़ते हैं। योगा को तो आजकल पूरी दुनिया ने ही मान लिया है कि भैया सेहत के लिए अच्छा है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट का एक बढ़िया तरीका है, नो डाउट, उसे इसमें भी मानना है। योगा ट्रीटमेंट की ही एक टेक्निक है, ठीक है, वो माफ है। चलो क्या कह रहा है, वेटरनरी डॉक्टर हो एनिमल्स का, माफ है क्या? बिल्कुल माफ है। वेटरनरी डॉक्टर, बर्ड्स का डॉक्टर, बर्ड्स के डॉक्टर तो सुने नहीं होंगे ना आपने, सुने? एनिमल के तो बड़े सुने होंगे आपने, लेकिन बर्ड्स के भी होते होंगे, चलो माफ है। 74 मेन तो है एग्जाम्प्ट ह्यूमन बीइंग वाले डॉक्टर, ह्यूमन बीइंग वाले, ह्यूमन बीइंग के लिए जो डॉक्टर अवेलेबल हैं। जानवर के लिए डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगेगा तो अगला कहेगा तू ही रख ले इस जानवर को। उनके पैसे तो यूं देखे जाते हैं ना कई बार, हाँ कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो। भैया एक भैंस है 40,000 रुपए की, तो उसका इलाज पे 50,000 थोड़ी कोई लगा देगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन इंसान की कैसे वैल्यू लगाओगे, उसी में लूट होती है ज्यादा। चलो ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर जो हैं, आम डॉक्टर, जनरल डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, जो भी हैं, क्लिनिक बना के बैठे हैं वो डॉक्टर आरएमपी, आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो एमबीबीएस एमडी हो, चाहे ओनली आरएमपी हो, चाहे एमएस हो, कोई भी डीएम हो, कहीं से डिग्री होल्डर है क्या? ऐसे डॉक्टर। पैरामेडिक्स भी चलेंगे, पैरामेडिक्स में वो लोग आगे, वैसे ज्यादातर पैरामेडिक्स में नर्सेज आती है, नर्सेज, कंपाउंडर, ये बेचारे तो एज एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। ये लोग तो क्या काम करते हैं आपको पता ही है, ये तो डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर क्या एज एम्प्लॉय काम करते हैं, इनकी तो फिर सर्विस ही नहीं। पर लेकिन एक कंपाउंडर क्या करता है, जैसे अब कुंभ का मेला लगना है, लगना है ना, कुंभ लगना है प्रयागराज, तो वहां पे इतनी भीड़ होती है, लाखों लोग आते हैं। अब तो फिर भी बड़ा बहुत बढ़िया उन्होंने मैनेज कर रखा है, दिक्कत नहीं होती। पहले बड़े लोग मर जाया करते थे कुंभ के मेले में, क्योंकि भीड़ होती थी, दब डूब जाते थे। तो वहां पे कंपाउंडर वगैरह ने क्या फर्स्ट एड के लिए शुरू कर दिया सिस्टम, फर्स्ट एड दे देते हैं लोगों को, क्योंकि वहां पता क्या होता है, भीड़ में सांस लेने की दिक्कत, घबराहट, ये चीजें होती है ज्यादातर, बीपी हो गया अपना, और ज्यादा वहां भीड़ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट तो वो नहीं करते, लेकिन कंपाउंडर लोग लोगों का फर्स्ट एड कर देते हैं। वहां ज्यादा दिक्कत हो तो एम्बुलेंस में डाल के आगे भेज दिया जाता है हॉस्पिटल। तो वो अगर चार्जेस ले भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो जाने दो, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट का ही एक तरीका है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। एम्बुलेंस जो है इस काम के लिए वो भी माफ है, कोई दिक्कत नहीं। एम्बुलेंस भी तो पेशेंट को डाल के लेके जाती है, एम्बुलेंस का लाइसेंस होता है, एम्बुलेंस का चार्जेस बहुत पैसे लेते हैं वो, किलोमीटर के हिसाब से बार्गेनिंग करके, कि आपके लिए पेशेंट है, उनके लिए तो क्या काम है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बार्गेनिंग करते, इतने दे देना, इतने दे देना। कोरोना में नहीं सुना था दिल्ली में एम्बुलेंस 1 किलोमीटर के कितने कितने मांगने लग गए थे, वो हजारों रुपए। चलो माफ है, आगे बढ़ो। अब नॉर्मेलिटी है, डिसीज है, एलिमेंट है, इनफर्टिलिटी है, ये आईवीएफ सेंटर नहीं खुले हुए। आईवीएफ क्या है? कुछ लोगों का मानना है आर्टिफिशियली, वो मतलब कुछ तरीके हैं डॉक्टर के इलाज के, बच्चा नहीं हो रहा फैमिली के, वो कपल को क्या है आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू भी क्या है ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें चांस हो जाते हैं बच्चा पैदा होने के। ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह होती है, जानवरों में भी होती है, इंजेक्शन वगैरह से, और उससे इंसेमिनेशन होता है आर्टिफिशियली। तो ऐसे ही आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये भी इलाज ही, और क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल चीजें, तो है तो इलाज ही, और क्या है। बच्चा पैदा करने के चांस थोड़े से क्या हो जाते हैं, ज्यादा, ठीक है, बढ़िया है, डॉक्टर तो कोशिश कर रहा है। पुराने टाइम में तो लोग क्या है, ये वाली मतलब धार्मिक उसमें ही फंसे रहते थे, इसलिए नहीं हो रहा है, मेडिकल रीजन तो पता नहीं चलते थे, लोग धक्के खाते रहते थे इधर, टोटके टाटके से करके, ये वो तुमने पे कोई भूल हो गई है तुमसे, ये करो वो करो।
अब मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं, हर किसी को प्रॉब्लम पता है कि क्या इश्यू है क्या नहीं, उसका इलाज होता है, बहुत हद तक वो क्योर हो जाता है इलाज ऐसा। चलो, अगर ये टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजर, आप आईवीएफ याद करो, मेडिकल की टर्म याद रखना हमारे बस की बात नहीं है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है ये कोई, जिससे आईवीएफ सिस्टम से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। कहते ये भी तो एक इलाज ही है, और क्या है, ये भी तो एक इलाज के तरीके हैं, इलाज ही है ये भी, बिल्कुल माफ है, कोई दिक्कत नहीं, माफ है। आगे चलो, रूम रेंट, सुनो ये अच्छा है, रूम का रेंट 5,000 से ज्यादा एक पेशेंट से हॉस्पिटल लेता है तो जीएसटी लगेगा 5, कितना लगेगा उसमें नहीं जाना, बस आप ये रट्टा मारो जीएसटी लगेगा। अगर रूम का किराया क्या है 5,000 से ज्यादा, आजकल 5,000 तो कुछ ही नहीं, बहुत पैसे लेते हैं। एक दिन के 30-35,000 तो सिरसा में भी बन रहे हैं, बताओ, सिरसा में एक डॉक्टर बना देता है 30,000 एक दिन के। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो भी लगा देगा, अभी बेड पे तो डालने का बहाना तो चाहिए, ग्लूकोज लगा देगा, नहीं चाहिए उसको, जो मुंह से खा सकता है उसको भी डॉक्टर ग्लूकोज लगा देता है, भैया वो तो बैठ के खा सकता है ना, क्या फिर डालेंगे कैसे बेड पे, आज का दिन 2 दिन 3 दिन बिल बनाना है। तो वो जो पैसे लेते हैं किसी भी तरह की इलाज के वो हॉस्पिटल में, अगर रूम का रेंट 5,000 से ज्यादा है, मान लो 7,000 है तो टैक्स लगेगा, 4500 है माफ, 5,000 पे पर डे से ज्यादा है तो टैक्स लगेगा। हालांकि ये कह रहा है आईसीयू, सीसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सारे जो हैं एग्जम्प्ट रहेंगे, मतलब ये तो ना सीरियस पेशेंट को डाला जाता ना, आईसीयू, आईसीसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पे माहौल बड़ा बेकार होता है, देखो डर का सा माहौल होता है, पेशेंट की हालत ज्यादा क्रिटिकल होती है, उनको डाला जाता है ना आईसीयू में। तो आईसीयू कहता है जाने दो, वैसे रूम नहीं लेते पेशेंट पर, प्राइवेट रूम लेते हैं, वो 5,000 से ऊपर है तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। आगे बढ़ो, रिहेबिलिटेशन खोला हुआ आपने, कई तरह की थेरेपी देते हैं वहां, कहता है रिहेबिलिटेशन प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, थेरेपी, काउंसलिंग, इस तरह की एजुकेशनल नॉलेज देते हैं उसको। लेकिन ये कौन दे रहा है, ये 12AA या AB में रजिस्टर्ड लोग दे रहे हैं। सुनो, याद होगा पहली एक्टिविटी, पहली एंट्री के चैरिटेबल वाले अगर इस तरह की हेल्थ केयर दे रहे हैं, क्या था उसमें याद होगा, 12AA 12AB वाले क्या, एड्स से सफर करने वाले लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन है, या जो ड्रग एडिक्ट्स हो गए उनके लिए रिहेबिलिटेशन है, या ट्रोमाटाइज, इल और अबेंडन बच्चे, उनके लिए तो एजुकेशन भी थी अबेंडन बच्चों के लिए, इंजर्ड और इस तरह के बीमार लोगों के लिए अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिहेबिलिटेशन चलाता है तो वो बहुत अच्छा काम है, बहुत जरूरत है इसकी। अब एक आदमी ड्रग एडिक्ट हो गया, एडिक्ट है, भैया उसको सुधारने की कोशिश तो होनी चाहिए ना, पेरेंट्स से नहीं सुधरता, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होता, वो बड़ा खतरनाक माहौल होता है उन घरों का जिनमें ऐसा कोई बच्चा मिल जाता है जो ड्रग एडिक्ट हो गया, क्योंकि वो मर्डर तक कर जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। कोई मेरे पास टीचर पढ़ाया करते थे, उनका ब्रदर को पड़ोसी ने लगा लिया ड्रग्स में, गांव में रहते थे कहीं, तो बात होती रहती थी बेचारों की, सारा परिवार ही बर्बादी पे आ गया वो एक के चक्कर में, उसका इलाज भी ना हो। कहता जी वो जो लड़का था वो राजस्थान में कहीं नौकरी करता था, यहाँ अपने पास पढ़ाता था पहले, वो नौकरी छोड़ के आया वहां से। कहता जी वो जो मेरा ब्रदर है ना, वो मेरे मम्मी पापा से कंट्रोल नहीं होता, जो वो उसको रोकते हैं तो वो कुछ भी कर जाता है ऐसा, या मैं ही उसे काबू कर पाता हूँ। तो वो नौकरी छोड़ के आया, इलाज के लिए लेके जाते हैं, वो एडमिट नहीं, कोई है नहीं ना सिस्टम, छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं। पहली बात वो भी क्या करे, बुरे बंदे चाहिए उनको काबू करने के लिए, ऐसे नशे में जो एडिक्ट लोग हैं, रोकना उसको आसान नहीं होता ना। तो इस तरह के रिहेबिलिटेशन की बहुत जरूरत है देश में, अगर हो तो बढ़िया है। अगर किसी ट्रस्ट ने बनाया ऐसा सेंटर, इलाज केयर उनको समझाया जा रहा है, पैसे ले रहे हैं थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, माफ। नेक्स्ट, टैक्सेबल सर्विस। टैक्सेबल सर्विस कहता है कि देखो ऐसा है, जो डॉक्टर का इलाज है और डॉक्टर की वो ट्रीटमेंट क्या है, अप्रूव्ड है, तो क्या कर देंगे, लेकिन मान लो मैं कहूं फिजियोथेरेपिस्ट, अब फिजियोथेरेपिस्ट ने कोर्स किया होता है क्या, बता दो। हाँ जी, फिजियोथेरेपिस्ट के बाद कोई डिग्री होती है क्या,
डॉक्टर के बाद लड़के लगे होते हैं, जाके अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, क्या हाथ पैर खींचनी है लोगों के, सीधा खींचा गया ठीक हो जाएगा, खुश होगा, तारीफ करेगा, पैसे देगा, ना खींचा गया तो डॉक्टर बदल लेगा और क्या करेगा। ऐसे ही है, कोई डिग्री नहीं होती इनका, और बच के जाया करो, ये नुकसान कर देते हैं। कई बार क्या उस चीज को छेड़ना नहीं होता, मान लो कोई प्रॉब्लम होगी, पैर मुड़ गया कुछ, और वो खींच खांच के कुछ और ही कर देते हैं। जैसे वो एक कपिंग करते हैं, कई लोग कप लगाते हैं, ग्लास बोलते हैं, ग्लास कपिंग। वो बढ़िया डॉक्टर तो बढ़िया वाले उससे कप होते हैं, उसके पास एक बाउल टाइप के, उससे कर देता है बढ़िया प्लास्टिक, और देसी वाला तो स्टील के ग्लास से फट्टे चकता है, वो खींचे जाते हैं उसकी मसल्स को, ठीक तो क्या होना, और ही बुरा हो जाता है कई बार। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो ये अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बता रहा हूं, ये कहीं अप्रूव्ड नहीं है। ये जो तरीके कर रहे हैं लोग, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो पैसे लेके ये काम करते हैं तो टैक्स सरकार कहती है तू कमा रहा, हमें भी टैक्स दे। ये अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। फिजियोथेरेपी, रेकी सुना, रेकी, रेकी में क्या है, बंदे को किसी किसी पॉइंट पे उस हिसाब से प्रेस किया जाना, टच किया जाना, ताकि वो क्या है, रिलीफ फील करे। एक तरह से जैसे एक्यूप्रेशर वाले करते हैं, समझ लो, वही रेकी। माफ नहीं है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जो रेकी है कवर नहीं है। ट्रीटमेंट का तरीका है रेकी, ठीक है। कई तो वैसे बहुत तरीके हैं, झाड़ू टोना, ये वो बड़ा कुछ है, कुछ नहीं बख्शा जाएगा। इलाज के जो तरीके हैं वही माफ हैं। बोलो क्या कहता है, कहता है टेक्निकल टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स इंक्लूडिंग वैक्सीन एंड हर्बल रेमेडीज आर ऑन ह्यूमन। ऐसा है, ये टैक्सेबल है। आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, आपकी एक लैब है जो दवाइयों को टेस्ट करती है, आप पैसे लेते हो टेस्टिंग के। बस मैं क्या कह रहा हूं, वैक्सीन की टेस्टिंग की लैब है, बिजनेस है आपका। कोई डॉक्टर का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते आप। बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो दवाई आपसे टेस्ट करवाते हैं, वैक्सीन आपसे टेस्ट करवाते हैं, आप लैब में टेस्ट करके चार्जेस लेते हो, तो ये बख्शा नहीं जाएगा। और एक आपने सुना है, बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोड होती है, स्टेम सेल, वो बच्चा जुड़ा होता है मां से, उससे वो काट के बच्चे को निकालते हैं, बाद में काट देते हैं। आजकल क्या है, एक सिस्टम है उस कोड को संभालने का, सुना आपने? वो कोड गुरुग्राम में भी एक उसका सेंटर है, अपने कोई रिश्तेदार है पटियाला में, उन्होंने वहां पे वो कोड भेजी, बच्चा हुआ उनके, 25,000 रुपए लेते हैं वो। 25,000 लेके उस कोड को जिंदगी भर संभालते हैं। परिवार में जब भी किसी को दिक्कत होती है तो उस कोड का यूज करके, वही जेनेटिक सिस्टम होता है कोई, उससे इलाज थोड़ा आसान हो जाता है, कहते हैं उसकी स्टडी से प्रॉब्लम की स्टडी हो जाती है। ऐसा कोई सिस्टम है, उस कोड को प्रिजर्व करते हैं, 25,000 रुपए लेके वो जिंदगी भर उसको संभालते हैं, ऐसा कुछ है। तो भैया ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इस तरह की कोड वोड संभालना बिल्कुल टैक्सेबल है। ऐसी कोई ब्लड कोड बैंक है, कोड ब्लड बैंक, ये स्टेम सेल हैं, स्टेम सेल्स हैं जो संभालते हैं, वो बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं है। सर्विस ऑफ ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ जी, क्या होता है ना, ये जो डॉक्टर का वेस्ट होता है, देखो खतरनाक होता है ये। किसी के ब्लड निकल रहा है, कॉटन पे ब्लड लगाया, किसी के कोई कट लगाया, किसी का ऑपरेशन किया, तो ये चीजें क्या है, आम अगर ओपन में फेंक दोगे तो इससे पोल्यूशन फैलेगा और ज्यादा जर्म्स और ये सब चीजें जो है, वायरस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा है ना। तो एक ना आजकल डॉक्टर के जाओ, उनके पास ना इस तरह का वो बना होगा पूरा, जिसमें ये वेस्ट डाला जाता है, मशीनें पड़ी होती हैं, ये सारी ब्लड वाली कॉटन, किसी का उंगली काट दी, वो खराब थी, वो उसमें डाल दी, कुछ 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 सर्जन के पास होती होंगी ना ये चीजें काफी। ये सब चीजें वेस्ट है, इसे आम डस्टबिन में डाल देगा डॉक्टर, आम डस्टबिन में डाल देगा तो बड़ी दिक्कत है, जहां फेंक के आएंगे वहां जानवर आ जाएंगे और बड़ी दिक्कत है। तो इसको ना ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको खत्म किया जाता है, ट्रीटमेंट। तो वो कुछ स्पेशल लोगों की सर्विस है, वो बायो वेस्ट इस तरह का लेने आते हैं, जो उसे ट्रीट करके बिल्कुल खत्म कर देते हैं।
तो ये वाला जो इसके चार्जेस है इस पे जीएसटी माफ नहीं। कोई बंदा इस तरह का ऑपरेटर है जो बायो वेस्ट को इस तरह से प्रोसेस करता है, तो ये पूरी तरह से क्या है, आगे चलो, तो इसको एनालिसिस कर रहा है। वैसे अपन ने पढ़ लिया कोड ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी है ना जो, उसकी वो कोड संभाल के रख लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, और उसके चार्जेस लेते हैं, पूरी तरह से टैक्सेबल है, फ्यूचर में काम आते ही है। क्लियर। हेल्थ केयर सर्विस मींस उनका डायग्नोस करना भी है, यानी कि वही बात होगी, डायग्नोस में क्या गया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, और ये लैब नहीं है डॉक्टर लाल पैथोलॉजिकल लैब, ये ब्लड सैंपल लेके उसका बताते हैं डायबिटीज का क्या लेवल है, एचबी, ये वो, तो वो सब क्या है, पूरी तरह से माफ है, ये भी इलाज के पार्ट ही हैं। क्लियर। पेशेंट को इस तरह की चीजें, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, मैंने क्या बताया बार बार, अगर ये इलाज किया जा रहा है पेशेंट का, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो गया, अब नॉर्मेलिटी आ गई, ट्रॉमाटाइज है, ट्रॉमा सेंटर में है, वहां से प्लास्टिक सर्जरी करके उसको ठीक करना, फिर तो है माफ। वैसे ही कोई करवा रहा है ना ब्यूटी पर्पस, तो है टैक्सेबल, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है ये प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट कहते हैं इलाज के इंडिया में अप्रूव्ड तरीके कौन से हैं, एलोपैथी तो है ही है, दवाइयां खा ही रहे हो एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी। वैसे यूनानी सीधा सुधा ज्यादा सुने नहीं आजकल, आज से 20 साल पहले, मतलब मैं अपनी स्कूल लाइफ की बात करूं, यूनानी डॉक्टर दीवारों पे लिखा मिलता था, यूनानी दवाइयां खत्म हो गया, लगभग साफ हो गया। हाँ होम्योपैथी है, उसमें भी एक इलेक्ट्रोपैथी भी आ रहा है आजकल, इलेक्ट्रोपैथी, वो एक और नया एडवांस है इलेक्ट्रोपैथी, उसमें एक नया तरीका, होम्योपैथी का ही आगे एक और इलेक्ट्रोपैथी। चलो अगर ये है तो भैया माफ, इसमें फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर नहीं लिखा, डिग्री आनी होती है वैसी ना, एक तरह से मान लो कोई बंदा एरोबिक्स कराता है, एरोबिक्स डांस वांस की क्लासेस, भैया वो कहता है जी इसी से तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, योगा करा दो तो मान लेंगे, और कोई एरोबिक्स वगैरह डांस क्लासेस या फिर एक्यूप्रेशर या फिर ये रेकी, ये बख्शे नहीं जाएंगे, इन पे क्या लगेगा, जीएसटी। क्लियर। ये अप्रूव्ड तरीके नहीं है, पढ़ो। रेकी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रेकी में हीलिंग की जाती है बंदे की, थेरेपिस्ट थेरेपी होती है ये भी एक तरह से, ठीक है, कहीं पेन है और है, उसको उसके पॉइंट वो प्रेस करके या कुछ इस तरह करते हैं इसमें, तो ये माफ नहीं है। ये रेकी क्या है, याद रखना, रेकी क्या है, टैक्सेबल। कोई रेकी के थ्रू पैसे ले रहा है, इलाज कर रहा है, टैक्सेबल। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सर्विस डू नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, टैक्सेबल। ये कोई बीमारी थोड़ी है, बाल लगवा रहा है, नेचुरल है, उम्र के हिसाब से ही बाल, जैसे आम आदमी तो क्या है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैं एक हेयर ड्रेसर के पास बैठा था, उसके पास एक बंदा आ गया, उसका दोस्त दास था, क्या यार बड़े साल बाद आया, उसके सारे बाल उड़ गए थे बंदे के, क्या यार अब तो हमारी तेरे को जरूरत ही नहीं रहती, हेयर ड्रेसर की क्या जरूरत रहेगी, अब उसको हेयर ही नहीं है। तो हेयर ड्रेसर कह रहा कमाल है यार, तेरे बाल उड़ गए, हमारा तो नुकसान करा दिया। क्या कहता कैसा लगता है तेरे को, क्या बढ़िया लगता है, क्या नहाने बैठो एक डिब्बा डालो सिर पे, कहता पैरों तक पानी पहुंच जाता है, बाल ही नहीं है कहता रोकने के लिए। तो हर आदमी का अपना तरीका है, मतलब वो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। अभी एक वो मोटिवेशनल लेक्चर देता है, कौन है, अभी सिरसा भी आया था, नाम भूल जाता हूं मैं उसका, एक बंदा है बिल्कुल बाल्ड, वो मोटिवेशनल लेक्चर देता है, उसे लोग टकला मोटिवेटर कहते हैं। अब वो सिरसा आया था, वो एक नॉन है मेरा, उन्होंने रैपिडो कंपनी वालों ने बुलाया हुआ था, तो उससे बात हुई, भाई आपको टकला कहते हैं लोग, कहते ये भी पॉजिटिव है, कहता मैं इससे फेमस हो गया, टकला मोटिवेटर के नाम से जानते हैं लोग मेरे को, कहता जी मेरा नाम कम जानते हैं, क्या ये भी मेरे लिए पॉजिटिव है, भाई मेरी पहचान बहुत बढ़िया बन गई, टकला मोटिवेटर। हर आदमी का पॉजिटिव और नेगेटिव है, किसी के लिए चीज नेगेटिव है तो किसी के लिए क्या है, पॉजिटिव है। चलो तो नेचुरल है, देखो बाल उड़ना, अब वो लगवाना चाहता है तो भैया ये कोई इलाज नहीं है,
ये तो धक्का ही है, नेचुरल जो चीज है उसको बदल रहे हो। चलो जी कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे, टैक्स लगेगा, बख्शा नहीं जाएगा। नहीं कोई भी हो, इन्होंने इसमें कैटेगरी नहीं बनाई। हेयर ट्रांसप्लांट एक जरूरी चीज नहीं है ना। हेयर ट्रांसप्लांट जो कैंसर वालों के उड़ते हैं ना, दोबारा आ जाते हैं, आ जाते हैं 3-4 साल बाद है ना 4 साल बाद दोबारा आ जाते हैं, 4 साल 5 साल, 4-5 साल भी नहीं, 4-5 महीने बाद ही आ जाते हैं। जब तक कीमियोथेरेपी होती है ना, वो लगाते हैं कीमियोथेरेपी मशीन से, हीट करते हैं, उसके बाद सारा शरीर बंदे का ऐसा हो जाता है। लेकिन वो 4-6 महीने बाद फिर दोबारा रिकवरी, बाल नए आते हैं, बढ़िया वाले आते हैं, दोबारा आ जाते हैं। इस तरह का सिस्टम। क्योंकि मेरी मदर को भी कैंसर था, ट्रीटमेंट चला था उनका, 20 साल पुरानी बातें होगी, बढ़िया ट्रीटमेंट राजस्थान में, वहां लूट कम है राजस्थान में, हमारी यहाँ सही ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट चला, सब कुछ आज भी हमारे साथ ही है, तो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट हुआ उनका। 20-25 साल पुरानी बात है। उस वक्त तो बहुत कम लोगों को प्रॉब्लम, अब तो बच्चे बच्चे को कैंसर सुनने को आ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक और ये पेस्टिसाइड शरीर के अंदर जा रहा है। पंजाब में तो ट्रेन जाती है बठिंडा से बीकानेर, उसको कैंसर वाली ट्रेन बोलते हैं, कैंसर वाली ट्रेन, क्योंकि उसमें सारे कैंसरस पेशेंट जाते हैं। बहुत ज्यादा जमीन के नीचे का पानी केमिकल वाला हो गया बठिंडा के आसपास। मेरे तो रिलेटिव रहते हैं, मैं उनको कहता हूं भैया ना पिया करो ये जमीन के नीचे वाला पानी, क्योंकि वो पेस्टिसाइड डालते हैं ना चावल पे और उस पे, वो पानी के साथ जमीन में ही जाके मिल रहा है। और केमिकल वाला पानी शरीर में जाएगा तो बंदा कैंसरस ही होता है। जानवर भी कैंसरस हो रहे हैं, इधर उदयपुर साइड गाय और उनको कैंसर हो रहा है, तो पानी तो खराब ही पी रहे ना वो, कैंसर। तो चलो ठीक है, वो एक बीमारी से उड़ गए हैं तो उसको ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ता, वो आ जाते हैं। और यहां मेंशन भी नहीं है कि किसी बीमारी से उड़े हो तो माफ है, वो प्लास्टिक सर्जरी में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। हेयर ट्रांसप्लांट को क्या किया गया है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना। तो हेयर ट्रांसप्लांट जिस भी वजह से हुआ, या कॉस्मेटिक सर्जरी आप करवाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टैक्सेबल है। चलो नेक्स्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, हॉस्पिटल कह लो, नर्सिंग होम कह लो, क्लिनिक कह लो, सैनाटोरियम कह लो, ये सारी जगह है जहां पे डायग्नोस किया जाता है। पैथोलॉजिकल लैब, ये सब एक्सरे याद रखना, एक्सरे, पैथोलॉजिकल लैब। डॉक्टर लाल लैब पे नहीं जाते लोग ब्लड टेस्ट करवाने, इन्फेक्शन हो गया और हो गया, कभी टाइफाइड हो गया तो भी टेस्ट करवाने जाते हैं, डेंगू के प्लेटलेट्स टेस्ट करवाने जाते हैं। तो ये क्या है, ये सारों की सर्विस एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्प्टेड है। आगे चलो, पैरामेडिक्स में बता दिया, नर्सिंग स्टाफ वगैरह होता है, कंपाउंडर वगैरह, वैसे तो ये नौकरी करते हैं, एम्प्लॉई हैं, वैसे ही टैक्स नहीं, ठीक है ना ये। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इनकी हेल्प ले ली, जैसे वॉर के डेज में इन लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ती है, वहां बड़े लोग इंजर्ड होते हैं ना, बम ब्लास्ट होते हैं। अब सीरिया और उधर चल रहा है ना, ईरान इजराइल, तो वहां बम ब्लास्ट होने के बाद तो एकदम से इतने लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो डॉक्टर इतने हैं नहीं मान लो, तो क्या यही लोग करते हैं अब इलाज, क्या इलाज है, तो कोई दिक्कत नहीं, माफ है, ठीक। ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास कोई डिग्री है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, माफ पढ़ना अभी मेडिकल वाला 233 पढ़ो। वेलबींग नर्सिंग होम कहता है रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट, फरवरी मंथ में उनको कौन कौन से अमाउंट मिल रहे हैं बता रहा है, वेलबींग होम वालों को कौन कौन से पैसे मिल रहे हैं। कह रहा है पैलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स एट पेशेंट होम। कहता है कि जैसे ना किसी के पेन होता है, उसका इलाज है नहीं, कोई पेन इस तरह, तो उसको घर पे ही ना वो डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट, ये भी वही ट्रीटमेंट का ही एक टाइप है, इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ट्रीटमेंट ही है ये भी। पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, जो जा भी नहीं सकते वहां पेशेंट, उनको घर में ही क्या है, इस तरह की केयर दी जाती है सीरियस डिसीज के मामले में। जैसे मान लो एक डॉक्टर ने किसी को कह दिया सर इनको जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं, आप इनको ले जाओ सेवा करो, अब वो उठा के पेशेंट को लेके क्या करें, अब पेशेंट को ऐसा है तो चिल्लाता रहेगा तो बर्दाश्त भी नहीं होगा, तो क्या है उसके घर पे ही थोड़ा वो ऑक्सीजन लगा दी और 1-2 हेल्पर छोड़ दिया,
वो थोड़ा बहुत इसको क्या है, इलाज चलता रहता है, बस पेशेंट की जितनी सांसें लिखी हैं वो चलता रहता है घर पे। तो पैलेटिव में सीरियस बहुत ज्यादा पेन या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पेशेंट को हॉस्पिटल लाने की हालत नहीं है, तो उसको घर पे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा, एग्जाम्प्ट, माफ, एग्जाम। सर्विस प्रोवाइड बाय कोड ब्लड बैंक यूनिट ऑफ द नर्सिंग होम, ये बताया था ना मैंने, वो बच्चे का जो स्टेम सेल वगैरह संभालते हैं, टैक्सेबल। हेयर ट्रांसप्लांट क्या बताया, ब्यूटी पर्पज से, टैक्सेबल। एम्बुलेंस दी जा रही है इल पेशेंट को वेरियस लोकेशन, माफ है ना, नहीं ये एक मिनट, पहला पैलेटिव वाला आ गया, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर कोड ब्लड बैंक, तीसरा हेयर ट्रांसप्लांट, चौथा एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट इल पेशेंट, माफ है, लेकिन ये दो दो फिगर कहां से आ गए, 1 करोड़ के बाद एक लिखो, क्या है, अच्छा अच्छा, वो थोड़ा टैब गलत लगा हुआ है, कोई बात नहीं। ये एम्बुलेंस वाला तो माफ है। अब आओ फिफ्थ पॉइंट का, ये अमाउंट है, फिफ्थ का अमाउंट है क्या, नेचुरोपैथी पढ़ा था ना, नेचुरोपैथी भी एक इलाज अप्रूव्ड है, तो क्या होगा, एग्जाम। आगे चलो, प्लास्टिक सर्जरी टू स्टोर एंटोमनी ऑफ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, फिर बात आ गई ना, एक्सीडेंट वाले की प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, एग्जाम्ड, एग्जाम्ड। रेकी, रेकी क्या बताया था मैंने अभी, रेकी टैक्सेबल है, रेकी माफ नहीं, रेकी भी टैक्सेबल है, कोड ब्लड बैंक की सर्विस टैक्सेबल है, ठीक है, और हेयर ट्रांसप्लांट भी क्या है, टैक्सेबल। देखो कोड ब्लड बैंक, हेयर ट्रांसप्लांट और ये रेकी टैक्सेबल हैं। और मोर्चरी सर्विस, मुर्दा घर, मोर्चरी समझते, बंदा मर गया तो आम पेशेंट के साथ नहीं डाला जाता उसे, मरी गया, अब आईसीयू में रख के क्या करना, उठाओ मोर्चरी में डालो, साथ वाले बेड वाला भी घबरा रहा है तो उसे उठा के मोर्चरी में रखा जाता है। और आपने खबरें सुनी होगी, कई जगह वो आईसीयू में बंदा मर जाता है लेकिन उसके लगाए रखते हैं ऐसी कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम होता है, वो कई हॉस्पिटल में ऐसा चल रहा है, आर्टिफिशियल चल रही है उसकी वो पल्स वगैरह, जबकि रियल में नहीं चल रही, आर्टिफिशियल सेटिंग कर देते हैं, 4 दिन डाल के फिर कहते हैं मर गया, 4 दिन का बिल बना देते हैं। वो एक न्यूज में आ रहा था, बंदा बता रहा था, कहता जी मेरे साथ जो बेड पे आदमी था वो एक बार भी मैंने उसे एक्टिव होते या कुछ उसे खाते पीते या उसको कोई प्रोसेस करते देखा, वो नॉर्मली मरा हुआ था 4 दिन से, कहता जी वो वहीं पड़ा रहा बिल्कुल पड़ोस में। तो कई बार ऐसा होता है, बिल बनाने के लिए बहुत कुछ कर दिया जाता है। फिल्म नहीं आई थी अक्षय कुमार की एक, हाँ गब्बर, यस, उसमें ऐसे ही तो था, बंदा मरा पड़ा उसका बिल बना रहे जा रहे हैं, वो रियल फैक्ट है, ये फैक्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा हो, कई हॉस्पिटल में तो पता है, अड़ाती है, सुनो हमारे हॉस्पिटल में आज तक एक पेशेंट नहीं मरा, ऐसे अड़ा रही है, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट भी नहीं मरा, वो पिछले रूम उससे निकाल देते हैं गेट से, मरे तो होते ही, वो एड झूठी होती है। चलो बाकी एक बात है, मैंने आपको ये भी कल एक बताया था, चैरिटेबल में हॉस्पिटल के अंदर एड लगा दी किसी कंपनी की, सिप्ला की या किसी की, चार्जेस ले लिए डॉक्टर ने, तो उस पे टैक्स है, बिल्कुल है, वो थोड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो तो टैक्स। मॉर्चरी की सर्विस पूरी तरह से क्या है, एग्जाम, डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, वो मूवीज में देखा होगा आपने, वो खासकर हॉरर मूवी में इस तरह का ड्रॉर होता है, बाहर खींचते हैं अंदर डेड बॉडी होती है, बड़े बड़े ड्रॉर नहीं लगे होते काफी सारे। चलो तो मोर्चरी एग्जाम कितना हो गया टोटल, ये 24 लाख, 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख रेकी का, 2 करोड़ 44 लाख, इस पे 9% टोटल 18% टैक्स लगा दिया गया। चले आगे, रेकी, हाँ जी रेकी क्या होगी, टैक्सेबल। आगे चलो, प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ द न्यू बोर्न चाइल्ड, कोई लिप कटा हुआ है बेचारे का, बच्चा नया पैदा हुआ है अभी, तो इनबॉर्न उसमें प्रॉब्लम है कोई, उसका इलाज किया, तो ये क्या होगा, एग्जाम। ये कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट थोड़ी, अभी बच्चा पैदा हो उसकी सर्जरी की गई है। आगे,
एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट, क्रिटिकली इल बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट को, भैया पेशेंट को लेके जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस की सर्विस क्या है, एग्जाम। चलो आगे, पैलेटिव केयर अभी पढ़ा था, अभी तो पढ़ा, एग्जाम। ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय योगा, योगा बताया था इलाज का अप्रूव्ड तरीका। आजकल योगा, बहुत सी बीमारियां योगा से ठीक होती हैं। आगे चलो, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट अ कोड ब्लड बैंक, नहीं चलेगा भैया, टैक्सेबल। आगे, गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर है, उनका व्यू है सिंस इट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट एज वेल एज ऑल द सर्विस प्रोवाइडेड टू इट आर एग्जाम। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर है भाई, अगर वाकई में आप हॉस्पिटल चलाते हो तो ठीक है, माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है। डॉक्टर को सर्विस ले रहा है, कई बार डॉक्टर सर्विस किस चीज की लेता है बताओ, डॉक्टर एम्बुलेंस बुला रहा है, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को बुला रहा है। कई जगह याद रखना, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के पास आते नहीं, आते क्या, अपने शहरों में वेदांता के डॉक्टर आ जाते हैं, जयपुर के डॉक्टर आते हैं 2 दिन 1 दिन, उनकी ओपीडी की फीस जो है मान लो 800 रुपए, ओपीडी की 800 रुपए, यहां का डॉक्टर ले रहा है 1000 रुपए, बीच में थोड़ा खर्चा पानी वो भी तो रखेगा, उसका हॉस्पिटल नहीं यूज हो रहा क्या, स्टाफ नहीं यूज हो रहा, एसी नहीं यूज हो रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा, तो बीच में पैसे लेगा वो, तो वो माफ है, माफ है, माफ, वो डॉक्टर आते हैं वो माफ है। आप इसमें याद रखना, देखो सर्विस ऑफ सीनियर डॉक्टर्स टू टेम्परेरी बेसिस, नौकरी नहीं लगा भैया, सीनियर डॉक्टर नौकरी नहीं लगा, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के हॉस्पिटल में टेम्परेरी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, समझ गए। कई बार वो ऑपरेशन में डॉक्टर दूसरे को बुला लेते हैं, होता है ऐसे, जब हालत खराब हो जाए पेशेंट की तो वो चार्जेस लेता आ जाता है कोई सीनियर डॉक्टर, तो वो माफ है, इलाज ही करने आ रहा है। क्लियर है ये बात। अब आ जाओ एजुकेशन वाले पे, इलाज वाला हो गया, एजुकेशन ट्रेनिंग कोचिंग, कोचिंग सारी टैक्सेबल है, पढ़ा था, कोचिंग क्लासेस, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस की हो, चाहे वो सीए की हो, चाहे +1 +2 की हो, कोई भी कोचिंग हो, चाहे छोटे बच्चों की कोचिंग हो, कोचिंग क्लासेस फुली टैक्सेबल है। लेकिन जो स्कूल कॉलेज वाले डिग्री प्रोवाइड करते हैं, रिकॉग्नाइज डिग्री, उनकी फीस, उनकी एग्जाम फीस पे कोई जीएसटी नहीं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, डीपीएस है, आरडी जीडी गन्ने का है, या फिर बीआर ग्लोबल है, स्कूल नहीं है, और छोटे छोटे गली मोहल्लों में भी स्कूल है। ये डिग्री तो सीबीएसई एचबीएससी की दिलवा रहे हैं ना आपको, सीबीएसई एचबीएससी की डिग्री, चाहे ये नेशनल कॉलेज सीएम के जेसीडी है, ये आपको सीडीएलयू केयू की डिग्री दिलवा रहे हैं ना, आईसीआई से सीए कर रहे हो तो डिग्री मिल रही है ना, इस पैसे पे कोई जीएसटी नहीं। आपने भी आईसीआई में जो फीस भरी उस पे जीएसटी नहीं लगा, एग्जाम फीस भरी तो भी जीएसटी नहीं लगा, क्योंकि वो डिग्री दिलवा रहे हैं, हम लोग कोचिंग दे रहे हैं। अब वो हम कहें यार डिग्री दिलवाने के लिए तो कोचिंग, हम थोड़ी डिग्री दे रहे हैं, हम तो डिग्री लेने में हेल्प कर रहे हैं, बस कोचिंग है अपना तो सीधा, पर कोचिंग बख्शी नहीं जाएगी, चाहे वो मंदिर वाला दे कोचिंग, चाहे वो गुरुद्वारे वाला दे, पैसे लेता है, कोचिंग देता है तो बख्शा नहीं जाएगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन मैंने आपको एक एजुकेशन माफ बताई थी फर्स्ट एंट्री में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर एजुकेशन देते हैं किसको, ट्रॉमाटाइज, अपंग, डीफ डम बच्चों को, या फिर क्या प्रिजनर्स को जेल में, या फिर क्या 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग और रूरल एरिया में उनको दे रहे हैं, या ऑर्फनेज में जो बच्चे हैं, अबेंडन बच्चे बेचारे, उनको एजुकेशन देते हो तो मां वैसे ही स्कूल खोल के बैठ के तो बख्शा नहीं जाएगा। पर स्कूल की कैटेगरी कहती है वो मां, लो जी स्कूल, भाई कन्हैया आश्रम वालों ने भी स्कूल खुला हुआ है, वैदवाला रोड पे स्कूल खुला हुआ है, बसें भी चलती होंगी, तो भैया स्कूल खोल दिया तो स्कूल कौन सा टैक्सेबल है, स्कूल भी तो माफ है, पढ़ रहे हैं, प्ले स्कूल भी माफ है, प्री स्कूल, प्लेवे नहीं बने होते जगह जगह, ये मिलेनियम बना है और प्लेवे बने हुए हैं। इधर
मोंटेसरी के नाम से एयरफोर्स के सामने बहुत महंगा प्ले स्कूल है ना, माफ। प्ले स्कूल हो, +2 तक की एजुकेशन वाले, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनकी एजुकेशन माफ। आईएम्स में बच्चे जाते हैं, आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कई बार लोग कहते हैं ना ये यूनिवर्सिटी है ना ये स्कूल कॉलेज है, तो भैया आईसीआई कौन सा स्कूल कॉलेज है? वो भी एक ऑटोनमस बॉडी है, दे तो वही डिग्री रहे हैं, वो भी एमबीए करवाते हैं, वो भी माफ। लेकिन ना आपने अगर सुना हो, आईएम्स छोटे कोर्स भी करवाता है, जैसे 15 दिन 10 दिन एक कैंप लगाता है। जो उनके स्टूडेंट नहीं है परमानेंट, बिजनेसमैन आ जाते हैं, उनकी क्लासें लगा देते हैं ताकि बिजनेस करना क्या हो जाए, आसान। भैया वो माफ नहीं है, वो माफ नहीं। कई बार कैंपस इंटरव्यू होते हैं, आपने सुना है कैंपस इंटरव्यू? आईसीआई के भी कैंपस इंटरव्यू होते हैं, लोग वहां पे बुला आती हैं, कंपनीज आती हैं और स्टूडेंट जाते हैं जो सीए क्वालिफाइड है, और वो इस तरह से सिलेक्शन होती। कैंपस के भी पैसे ले लिए जाते हैं, वो बख्शा नहीं जाएगा। आईसीआई कहता है, मान लो विप्रो वाले आए, आईसीआई कहता है 20 लाख हमें दो कैंपस इंटरव्यू, नहीं तो फिर कर लो अपना बाहर अपने आप जहां करना है। आईसीआई पैसे लेता उनसे, लोगों ने विरोध किया था पीछे, आईसीआई पैसे इतने मांग लेता है कंपनियों से, कंपनियां कहती हम सीधा अपने लेवल पे भर्ती कर लेंगे जिसको करना हुआ। आईसीआई पहले कहता हमें माथा टेको, पैसे दो, बहुत पैसे लेता आईसीआई। अब थोड़ा कम किया उन्होंने, ये कंपनी वाले आना छोड़ देंगे, बढ़िया कंपनी वाले कहता हमारे पास तो लोग वैसे ही चल के आ जाएंगे। इधर आईसीआई कहता है पहले एक तो तुम्हारे सीए हम भर्ती करें अपने पास, और ऊपर से यहां आने के पैसे दे दूं मैं कैंपस के, डबल मार पड़ रही है हमें तो। आईसीआई कहता हमारे तो लगेंगे। चलो, फुल्ली टैक्सेबल। आईएम्स में जो ऐसी कोर्स करने जाते हैं टेम्पररी फुल्ली टैक्सेबल, कोचिंग सेंटर सारे फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? ट्रांसपोर्टर है, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं लेके आ रहे हैं, स्कूल तक के बच्चों की ट्रांसपोर्ट माफ है, याद रखना। कॉलेज यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट माफ नहीं है। कॉलेज वालों की वैन कम ही होती है, कम ही होती है, डेरे की तरफ जाती होगी कॉलेज वालों को लेके शायद। सीएमके की वैन सुनी है कभी? मैंने नहीं सुनी, बहुत कम है। कॉलेज वाले ना खुद आ जाते हैं, बाइक पे आ जाएगा या अपनी बस पकड़ के आ जाएगा, कार पे आ जाएगा। मेजर बच्चे होते हैं, ज्यादातर वैन जरूरी होती है किनके लिए? स्कूल्स के बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपने लेवल पे आ नहीं सकते, तो उनको क्या है, बसों में ले जाना पड़ता है। स्कूल को ट्रांसपोर्ट, स्कूल ने जो फैसिलिटी नहीं, मान लो मेरी ट्रांसपोर्ट है, 4 बसें हैं मेरे पास, मैंने एक स्कूल से टाइप कर दिया कि आपके बच्चों को ट्रू एंड फो आने जाने का ठेका मेरे को दे दो, इतने पैसे दे देना, वो सर्विस माफ है। क्लियर? स्कूल के अंदर वो जो हाउसकीपिंग का काम है, समझ गए ना, साफ सफाई, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कोई बंदा, मान लो टी लिमिटेड ने ठेका ले लिया स्कूल की हाउसकीपिंग का, ये सर्विस भी माफ है। मिड डे मील, कॉलेजों में सुना मिलते मिड डे मील, ये स्कूल्स में होता है, वैसे ज्यादातर तो ये सरकारी स्कूल में है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में भी है। और स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बाहर सोन सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर को। सोन सिंह एक जाना माना क्या है, कुक है मार्केट में, उसको ठेका दे दिया, अभी तुम्हारे ढाबे से या तुम्हारी फर्म क्या करेगी, हमारे स्कूल में खाना सप्लाई करेगी, तो वो भी माफ। लेकिन याद रखना, अगर ये खाना कॉलेज के बच्चों को दिया जा रहा है वो टैक्सेबल। समझ गए? कॉलेज के बच्चों को खाना दिया जा रहा है तो टैक्सेबल, कॉलेज के बच्चों को वैन पे छोड़ के आया जा रहा है तो टैक्सेबल, कॉलेज की साफ सफाई हाउसकीपिंग का है तो टैक्सेबल। लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए खाने का कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल के बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट, स्कूल के लिए हाउसकीपिंग माफ है। एक जर्नल आती है, जर्नल मैगजीन, कहां आती है, सुना होगा, सुना है? कॉलेजेस में जर्नल आती है, कॉलेज की, नेशनल कॉलेज की जो जर्नल आती है उसका नाम घग्गर के नाम से, घग्गर, नहर पे रखा हुआ घग्गर। उसमें क्या होता है, स्कूल का सारी हिस्ट्री होती है, कौन टीचर हैं, स्कूल का पास, कॉलेज का, कॉलेज के कौन से बच्चे किस स्पोर्ट्स में गए, किसने टॉप किया, सारी हिस्ट्री, कब बना ये कॉलेज, सारा। ये मैगजीन स्कूलों में नहीं सुनी होगी, कॉलेजेस में चलती है ये जर्नल। ऑनलाइन भी चलती है आजकल तो, आपके क्या ऑनलाइन स्टूडेंट एक्सेस कर लेता ऑनलाइन। अगर कॉलेज वालों ने इस ऑनलाइन मैगजीन का टाइप किया किसी कंपनी के साथ कि बच्चों को ऑनलाइन प्रोवाइड करो ये मैगजीन, ये फैसिलिटी सर्विस पूरी तरह से माफ है। उल्टा कर लो, स्कूलों में चलती है क्या जर्नल? नहीं,
बच्चे छोटे कहां पढ़ेंगे जर्नल, सिलेबस ही नहीं पढ़ा जाता उनसे। लेकिन वहां जर्नल लगवा दी स्कूल वालों ने तो बख्शी नहीं जाएगी टैक्सेबल। स्कूल में जर्नल का वैसे कोई काम नहीं, ऑनलाइन जर्नल का, अगर लग गई टैक्सेबल। कॉलेज में लगती है, वो कॉलेज में लगी तो स्कूल कॉलेज में कैंटीन होती है, वहां कुरकुरे चिप्स बिस्किट मैगी बहुत कुछ बिकता है, स्कूल्स में होती है छोटी मोटी, कॉलेजेस में तो ज्यादा अच्छी होती है। स्कूल्स में तो यही है, चिप्स वगैरह, चॉकलेट पैटीज हो सकती है उनके पास हो बस। क्यों मैं डीपीएस स्कूल में जाता हूँ, कई बार वो बड़ा परेशान करते हैं, सुबह स्कूल वाले बुला के बिठा लेते हैं, आओ जी 11 बजे का प्रोग्राम है, पता लगता है 2 बज गए, अभी तक तो कोई आमना सामना ही नहीं, क्यों क्या होना है। फंक्शन भी उनके ऐसे होते हैं 4 घंटे बाद शुरू होता है। बच्चों को जिद होती है पहले ही चले जाए कि कुछ रह ना जाए हमसे, टाइम दे दिया 9 बजे, कहते जी 8:45 बजे पहुंचना स्कूल में, कोई एक्टिविटी रह ना जाए। इतने बोरिंग फंक्शन होते हैं स्कूलों के, बहुत बोरिंग होते हैं। मैं तो अभी डीपीएस स्कूल में अपने बच्चों को कहा रहने ही दो ना जो अंदर, क्या तो सिखाएंगे तुम्हें, सुबह बुला के हमें बिठा लेंगे शाम तक, पार्टिसिपेट ही ना करो। और बच्चों को होता भी अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स आए देखने, जबकि होता कुछ भी नहीं है पार्टिसिपेशन लायक वहां भीड़ में। तो वहां कैंटीन पे कई बार हम भी चले जाते हैं, कुछ पैटीज ही होती है शायद, कुछ थोड़ा बहुत ये कुरकुरे चिप्स वगैरह। कॉलेजेस की कैंटीन अच्छी होती है क्योंकि पेइंग तो अच्छी होती है ना, बच्चा कितने खर्चेगा। कैंटीन कॉलेज की हो चाहे स्कूल की हो, खाना बेचा जा रहा है, फुल्ली टैक्सेबल है, उसका एजुकेशन से कोई लिंक नहीं। एक क्वेश्चन हो रहा है, स्कूल वाले हॉस्टल में ठहराते हैं जी, हॉस्टल तो सर एजुकेशन नहीं है, ऐसा है। कई बार बोर्डिंग स्कूल नहीं होते, बोर्डिंग स्कूल ये पहाड़ों में जगह जगह बने, डलहौजी, हिलटॉप, बिशप स्कूल, जगह जगह। आरपीसी स्कूल था कसौली, बड़े फेमस स्कूल हैं अंग्रेजों के टाइम के, वहां से चला ये बोर्डिंग वाला कल्चर। दून स्कूल देहरादून फेमस, बोर्डिंग स्कूल वहां से चले, बाकी हिंदुस्तान में बोर्डिंग वाला सिस्टम कम था। चल अब भी बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं, हॉस्टल्स हैं, वहां रुकते हैं लोग, तो वो पार्ट ऑफ एजुकेशन मान लिया गया है, कोई टेंशन नहीं। स्कूल वाले वो साथ में दे रहे हैं, कंपोजिट सप्लाई है, एजुकेशन के साथ रहना भी है, खाना भी है, इट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का सेक्शन कौन सा था सीजीएसटी एक्ट में, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8। वो कंपोजिट सप्लाई रहने के साथ एजुकेशन है कि एजुकेशन के साथ रहना है, एजुकेशन के साथ रहना है, तो क्या कर दिया गया, माफ। कई बार ना ये एग्जाम कंडक्ट करते नहीं, स्कूल कॉलेज वाले एग्जाम कंडक्ट करते हैं, पैसे लेते हैं, वो भी माफ। कई जगह कोई बाहर की एजेंसी को हायर किया जाता है, वो एग्जाम कंडक्ट कर देती है, पैसे लेती है। एनएटी सुना है, नेशनल टेस्ट अथॉरिटी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, सुना है आपने, एनटीए। ये जो सीयूटी वगैरह का पेपर ले रही है, एनटीए ले रही है। और ऐसे यूजीसी वाले भी कई तरह के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जो एनटीए या इस तरह की अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करती हैं, पैसे लेती हैं, उस पर भी टैक्स नॉर्मली नहीं है, उस पर भी जीएसटी माफ है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वैसे तो एजुकेशन में बहुत सी चीजें हैं, पर काफी हद तक इन्होंने उसको कवर किया है। एजुकेशन में क्या कहता है, एजुकेशन सर्विस ऑफ गिविंग ऑन हायर इंक्लूड रेंटिंग मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए माफ। स्टाफ फैकल्टी को सर्विस देना, संजी स्कूल किसको सर्विस देता है वैसे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्कूल्स, किसको सर्विस देता है स्कूल, स्टूडेंट के लिए बना है। स्टाफ को स्टूडेंट को सर्विस देता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, एग्जाम। जो स्टाफ है उसकी भी किसी तरह की हेल्प करता है, उनको कोई नॉलेज गेन करने में हेल्प कर रहा है किसी भी तरह से, वो सब माफ है। ट्रांसपोर्टेशन वाले स्कूल को सर्विस दे रहे हैं तो वो भी माफ है। ओके, प्री स्कूल भी माफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीनियर स्टैंडर्ड भी माफ है। पढ़ना एक एग्जांपल क्या कह रहा है, कांसल प्राइवेट लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बसेस चला रहे हैं एमजे के स्कूल के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, बच्चों को छोड़ने जाना है लेके आना है। कंसल वाले स्कूल से पैसे चार्ज करते हैं महीने कितने, क्या ये एग्जाम, क्योंकि स्कूल है ना, अगर ये
कॉलेज होता, स्कूल ना होके कॉलेज होता, तो ट्रांसपोर्टेशन के जो पैसे लिए जा रहे हैं वो माफ ना होते, वो क्या होते, टैक्सेबल। खाना दे रहा है वो भी स्कूल है तो माफ है, वरना टैक्सेबल। और हाउस कीपिंग वाली भी स्कूल है तो माफ है, कॉलेज है तो टैक्सेबल। आगे चलो, सर्विस, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ लैंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिशिंग, पब्लिकेशन और एनी अदर नॉलेजेबल एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, ये स्टडी से रिलेटेड है ना। ये भी पब्लिक लाइब्रेरी खुली हुई है जो बुक्स देती हैं तरह तरह की नॉलेज के लिए, वो भी बख्श दी जाएगी। बढ़िया, अभी तक तो बचे हुए हैं, पर मुझे लगता नहीं ज्यादा दिन बचेंगे लाइब्रेरी वाले। प्राइवेट लाइब्रेरी बड़ी खुल रही है ना आजकल, कुछ इसलिए होती है कि चलो लोग आके पढ़ लेंगे, कुछ होती है कि आराम से वहां टाइम पास करने के लिए भी होती हैं, लोग चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, कहते हैं पेरेंट्स के सामने रहेंगे, रोका टोकी करते हैं, वहां बैठ के आराम से नेट चलाएंगे। तो लाइब्रेरी जो है वो बख्श, वैसे मुझे लगता नहीं बख्शना चाहिए, और ये आने वाले टाइम में टैक्स लगेगा इस पे। ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वगैरह में तो ऐसा फोन चलाने नहीं देते और लैपटॉप कुछ नहीं, तो लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरी में तो लैपटॉप लगा है, लैपटॉप पढ़ने की भी तो काम आता है, लेकिन लोग क्या है मिस यूज भी करते। तो अभी तक तो माफ है लाइब्रेरी, अभी तक लाइब्रेरीज माफ हैं। ओके, सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, स्कूल वाले जो हैं सर्विस अपने मेनली स्टूडेंट को ही देते हैं, स्कूल कॉलेज वाले, कोई सर्विस स्टाफ को दे रहे हैं या फिर कोई फैकल्टीज को दे रहे हैं, वो भी माफ। प्री स्कूल भी आ गए इसमें, हायर सेकेंडरी तक के स्कूल आ गए। और सुनो, इंडिया से अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्स हो, उसकी डिग्री दिलवा रहा है कोई, तो वो माफ है। अगर कोई फॉरेन की कोई डिग्री है जो भारत सरकार से अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा कोई स्कूल डिग्री दिलवा रहा है, तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। यानी फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, वो भारत सरकार से वेरीफाई करवा लो, मतलब मान लिया सरकार ने उसे कि हाँ ये डिग्री भी इंडिया में वैलिड है, देन ओके, वरना बख्शा नहीं जाएगा। आगे, एजुकेशन सिलेबस का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, डिग्री दिलवाएंगे माफ। वोकेशनल कोर्स भी चलेंगे माफ। वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, सुना आईटीआई है, सुना आईटीआई, पॉलिटेक्निकल, सुना पॉलिटेक्निकल, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने है ना यहाँ रानिया रोड पे आईटीआई, वहां पे जाते हैं 10th के बाद वो बच्चे करते हैं मैकेनिक का कोर्स, कोई कार ड्राइविंग का कोर्स, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, इस तरह के कोर्स होते हैं ताकि काम धंधा ले सकें वो। आईटीआई की एजुकेशन के भी थोड़े वो चार्जेस हैं। पॉलिटेक्निकल में भी तो ट्रेनिंग देते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, जूनियर इंजीनियर होता है वो, अकाउंट डिपार्टमेंट भी है उनके पास, अकाउंट की भी फील्ड है उनके पास, तो इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर, कई तरह का। फूड प्रोसेसिंग में भी इंजीनियरिंग करते हैं लोग, आईआईटी में जाते, वो भी एजुकेशन ही है सारी, कोई दिक्कत नहीं है माफ। इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वोकेशनल अप्रूव्ड वाली होनी चाहिए, भारत सरकार से अप्रूव्ड वाली, वो एजुकेशनल ट्रेनिंग माफ है। आईएम्स बताया ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही है, इनका भी सिलेबस है, एमबीए करवा रहे हैं माफ। लेकिन ये ना प्रोफेशनल लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब कोई कोर्स नहीं, वो माफ नहीं होगा भैया, वो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल होगा, नॉट एग्जाम्प्ट है ना। ये तरह तरह के कैंप लगाते हैं लोग, मतलब स्टूडेंट नहीं और लोग भी आ जाते हैं, मैनेजर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको गाइडेंस देते हैं कैसे मैनेज करना है बिजनेस, वो टैक्सेबल। ये ना मैरी टाइम ट्रेनिंग है, जो वेसल में नहीं जाते, जो शिप में नहीं जाती टीम पूरी, उनको कैसे मैनेज करना है, उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ये। तो ये भी क्या है, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर? शिप पे तो बड़ी दिक्कत है ना, आपको पता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पानी के अंदर करोगे क्या, उस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से हौसला नहीं छोड़ना और किस तरह से मैनेज करना है सिचुएशन को। कई तरह के साधन होते हैं कि कोई आसपास होगा वो सुन लेगा, वो आ जाएगा, कई तरह के रेडियो सिग्नल होते हैं, फिर वो सेफ्टी जैकेट, तो बड़ा कुछ होता है, वो इस तरह की ट्रेनिंग का भी एक कोर्स करवाया जाता है। जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट का अलग और नर्स का भी तो कोर्स करना पड़ता है ना, वैसे ही
कैप्टन है जो शिप चलाता है उसकी अलग स्टडी है, लेकिन ये जो होते हैं स्टाफ सी फेयर वगैरह का काम करते हैं वो भी माफ है, ये भी एजुकेशन है। पढ़ना है क्वेश्चन। धर्म इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एमपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवा रहा है, इंजीनियरिंग करवा रहा है लोगों को, पोस्ट ग्रेजुएट करवा रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ट्रेनिंग दे रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो स्टडी की जा रही है, डिग्री मिलेगी। तो क्या गलत है, माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस ही करवानी है भी, तो ये भी एजुकेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, माफ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ो। लिटिल वे पब्लिक स्कूल है तमिलनाडु में, ये दो ब्रांचेज है, एक तो प्री स्कूल चला रहे हैं, दूसरा हायर सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं, तो क्या हो गया, दोनों ही माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माफ है, चाहे आप प्ले स्कूल चला रहे हो। ओके, फिर कह रहे काल दृष्टि आईटीआई गोरखपुर, ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला रहे हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ठीक। कहता लेकिन ये जो आईटीआई है नॉट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, एजुकेशन प्रोवाइडेड इज नॉट अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन, तो इसलिए ये माफ नहीं होगा भैया। ये जो कोर्स करवा रहे हैं ना, वो कहता है अपने सरकार से भी या किसी भी तरह की अप्रूव्ड डिग्री नहीं है। इंजीनियरिंग, केमिकल वाली इंजीनियरिंग बाद में शुरू हुई, फूड प्रोसेसिंग की इंजीनियरिंग बाद में शुरू हुई, अब कोई नई सी इंजीनियरिंग करवा रहा है, एग्रीकल्चर में कर रहा है, वो भी पता है, कोई नहीं करवा रहा है जो अप्रूव्ड नहीं है ऐसी कोई, तो फिर भैया वो एजुकेशन जो है माफ नहीं होगी, रिकग्नाइज नहीं है। सुपर माइंड नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर में है और बैंकिंग की क्लासेस लगा रहा है, तो भैया ये क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पर ये कोई डिग्री नहीं दे रहा, ये तो कोचिंग दे रहे हैं आगे टेस्ट पास करने के लिए, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना पैसा लेके, कोई दिक्कत नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, ये एग्जाम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस लिया जाता है ना बच्चों से एडमिशन के लिए, माइग्रेशन वगैरह के भी चार्जेस लिए जाते हैं पुराने स्टूडेंट से, सब एग्जाम है। बोर्ड, स्कूल बोर्ड एनटीए पेपर ले रहा है, ये देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, चार्जेस लेते हैं थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ये सारा कुछ क्या है, माफ है। आगे बढ़ो, देखो सर्विस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्या बताया इसमें मैंने, पहली तीन चीजें कौन सी, मिड डे मील या खाने का, ट्रांसपोर्ट का, हाउसकीपिंग, ये स्कूल को मिला रहा है, स्कूल ले रहा है ये सर्विस, तो मैं दे रहा हूं स्कूल को ये सर्विस, बंदे रखे हुए हैं, माफ। कॉलेज को दे रहा हूं तो ये तीनों चीजें टैक्सेबल। जर्नल में उल्टा है, ऑनलाइन जर्नल वगैरह, स्कूल ले रहा है तो टैक्सेबल, कॉलेज के बच्चों को दी जा रही है, कॉलेज ले रहा है सर्विस तो माफ। पढ़ो, कैटरिंग हो गया खाना, स्कूल के लोगों को खाना वाना दे दिया जा रहा है, या हाउसकीपिंग या क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एक ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सिक्योरिटी मतलब वो उसमें ही आ गया, बच्चों को सिक्योरिटी में रखना, मतलब आजकल तो निकलने नहीं देते, सारा सिस्टम है, कोई ऐसा नहीं है। स्कूल में आए बच्चे की जिम्मेवारी स्कूल की हो जाती है, फिर उसके बाद स्कूल ही जिम्मेवार होता है, कल को कुछ हो जाए तो वो पूरा इंतजाम करते हैं, गेट पे एंट्री नहीं होती, आपको पता है, सारा रिकॉर्ड होता है, जगह जगह सीसीटीवी है और है, तो इस तरह। तो कहता है एग्जाम्पशन शैल अप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, ये सब कोई दिक्कत नहीं है, माफ है, एग्जाम्प्ट है। ये सारी चीजें किसको दी जा रही हैं, स्कूल को,
स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी या खाने पीने का माफ। ठीक। एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एग्जाम कंडक्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी माफ है, ये अलग कैटेगरी है, ये भी एग्जाम्प्ट है। स्कूल कहता है जी हमने एंट्रेंस के लिए पेपर लेना है पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, टीचर नहीं है, किसी बाहर की एजेंसी को कह दिया एंट्रेंस आप ले लो एडमिशन के लिए, तो उसके चार्जेस दिए जा रहे हैं, वो भी माफ। जर्नल वाला जो है याद रखना, ये जर्नल जो है एग्जाम्शन नहीं मिलेगी अगर ये स्कूल वालों को जर्नल दी गई या वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, यानी अगर जर्नल, ये तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल इफ जर्नल provided to स्कूल स्टूडेंट्स या वोकेशनल ट्रेनिंग, उन्होंने क्या करना है वोकेशनल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स को, उनको दी तो टैक्सेबल है। और इफ प्रोवाइडेड टू कॉलेज, इफ प्रोवाइडेड जर्नल, इफ प्रोवाइडेड टू कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज, तो माफ है, याद रखना ये। और सही में होती इनके पढ़ने के लिए है, छोटा बच्चा क्या पढ़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर है वो कॉलेज में आएगा स्कूल में नहीं आएगा ना, स्कूल वाला बच्चा थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ेगा। चलो, सर्विस दे रही है प्रोवाइडेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय इन ये एनएसडीसी और एसएससी, ठीक, ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी और एसएससी। ये आपने सुना होगा, ये मोदी की फोटो वाले सेंटर खुले हैं जगह जगह, नेशनल स्किल डेवलपमेंट वाले, ये सरकार से अप्रूव्ड सेंटर है। इनमें पता है क्या होता है, सुनो, एक ट्रेनिंग सेंटर होता है और एक ट्रेनिंग पार्टनर होता है। ट्रेनिंग पार्टनर वो है जो सरकार से सीधा जुड़ा है, सरकार उसको पैसा देगी, वो आगे किनको एफिलेट करता है, ट्रेनिंग सेंटर खुलवाता है। तो बच्चे एडमिशन होंगे ट्रेनिंग सेंटर में, वो किससे जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग पार्टनर से। ट्रेनिंग पार्टनर किससे जुड़ा हुआ है, सरकार से। जैसे इनको ना पैसा आता है पर स्टूडेंट के हिसाब से, ट्रेनिंग पार्टनर को आता है, ट्रेनिंग पार्टनर किसको देता है, ट्रेनिंग सेंटर को, ट्रेनिंग सेंटर किसको देता है, स्टूडेंट्स को। एक टीपी और टीसी का कंसेप्ट है, मेरे नॉन दो चार लोगों ने ले रखे हैं इस तरह के सेंटर, टीपी टीसी, टीपी टीसी, पूरा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। किसी जमाने में लोग धोखा करते थे, लोग क्या करते थे, पूरे के पूरे कॉलेज को ये ज्वाइन करा दिया जाता था, नाम चलता रहता था, टेस्ट पास होते थे, नकल नुकल करवा के पास करा दिए जाते थे बच्चे, पैसा ले लिया जाता था 20-20 हजार एक टेस्ट पास करने पे, ऐसे आधे बच्चों को दे दिए, बच्चे भी खुश, ऐसे सिस्टम थे। अब नहीं, अब तो अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक, सरकार कहती है अटेंडेंस लगाओ प्रॉपर सिस्टम से, सीसीटीवी लगा होना चाहिए, पता लगे कितने बच्चे कब प्रेजेंट है, 4 घंटे प्रेजेंट होना चाहिए बच्चा, पूरा सिस्टम है। अब नहीं, इसीलिए तो बंद हो गए धीरे धीरे, कई बंद हो लिए, देख लो, मेरे को तो आसपास कोई दिखता ही नहीं, बस स्टैंड के पास मेरे फ्रेंड नहीं खोला था, बंद कर दिया, क्या कुछ आना जाना नहीं है इसमें, रूल ही इतने स्ट्रिक्ट हैं। क्या फ्री वाले बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते, बच्चे फ्री थे, सरकार पैसा देगी, और पैसा कब देगी, जब बच्चा टेस्ट पास करेगा। अब वो सेंटर वाला पढ़ाता रहता है 4-4 महीने, बच्चा सीरियस नहीं होता, उसके पैसे नहीं लगे होते, वो टेस्ट देने नहीं आता, तो सेंटर वाले को क्या बनेगा, जब वो बच्चा टेस्ट पास करके ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना चाहेगा, पास होगा, तो सेंटर वाले को पैसे आएंगे, कुछ बच्चे को देगा, कुछ खुद रखेगा। और बच्चे 2-2, 3-3 महीने पढ़ के बोर होके भाग जाते थे, पेपर देने नहीं आते थे, सेंटर वाले को क्या बनेगा, इसलिए वो बंद हो, धीरे धीरे सारी बंद है। इन सब के भी थोड़े बहुत अगर चार्जेस कोई लिए दिए जाते तो पूरी तरह से एग्जाम है। सरकार ने क्यों चलाई कि चलो यार कुछ लोग काम सीखेंगे तो कहीं अप्लाई भी तो करेंगे, अपना काम कर लेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट की एंटरप्रेन्योर के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, वो भी माफ, काम का नहीं, रीड ओनली है, ये ऊपर वाला भी रीड ओनली है वैसे, ये आईसीआई ने हटा दिया है। ये कहता है कौशल्या ग्राम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है, सरकार ने चलाई है इस तरह की डेवलपमेंट, लेडीज को सिलाई सेंटर, और उस तरह देखो लेडीज सिलाई सीख जाए, कोई और तरह की पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी सीख जाए तो कुछ ना कुछ अपने कमाने लायक हो जाए, इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लेडीज के लिए, वो भी माफ। अभी मैंने किसी से सुना था कि सरकार का एक प्रोग्राम है जिसमें अचार कैसे डालते हैं वो भी सिखाते हैं, चलो काम धंधा लग जाएंगे लोग इससे, ये भी सिखा रहे हैं।
और मुझे तो यह लगता है इन चीजों में आधा पैसा तो वो सिखाने वाले यूं ही उड़ा ले जाते होंगे। सेंटर सुंटर चलते नहीं होते, ये वाले दिखावे से चलते हैं। सर्विस ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशन एक्टिविटी आर्ट और कल्चर बाय इंडिविजुअल। अच्छा सुनो, कोई पार्टनरशिप या कंपनी ने ना खोला हो, आर्ट और कल्चर का सेंटर किसने खोला हो? एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर ने। राम कुमार किसी को अपने आर्ट और कल्चर को लेके कोई एक्टिविटी करवा रहा है, कथक नृत्य सिखा रहा है, ऐसा कुछ आर्ट कल्चर को लेके कोई इस तरह की पेंटिंग अपनी, तो वो माफ है। इंडिविजुअल बंदा चला रहा हो, या फिर कौन चला रहा हो? ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चला रहे हो 12AA और AB में अप्रूव्ड लोग। हाँ जी सुन लो, स्पोर्ट्स की सारी कोचिंग क्या है? टैक्सेबल। सिर्फ स्पोर्ट्स की कोचिंग कब माफ है? जब वो कोचिंग कौन दे रहा हो? 12AA और 12AB में अप्रूव्ड चैरिटेबल संस्था वाले। बस चैरिटेबल संस्था वाले स्पोर्ट्स की कोचिंग देंगे तो माफ, कोई और स्पोर्ट्स की कोचिंग देगा तो वो क्या है? टैक्सेबल। आर्ट एंड कल्चर की ट्रेनिंग को इंडिविजुअल देगा, माफ है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कभी आप गुरुग्राम जाओ, 2-3 रास्ते हैं वैसे जाने के। अगर एक फरूख नगर का रास्ता है, रोहतक होके जाता है, वहां से जाओ तो रास्ते में पटौदी आता है, वो सैफ अली खान वाला पटौदी। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो वहां सहवाग स्कूल भी आता है। सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, उसने एक स्कूल खोला हुआ है सहवाग स्कूल। मैं तो जाता रहता हूँ उस रास्ते से, अगर कभी उस रास्ते से जाते हैं तो आता है सहवाग स्कूल और पटौदी गांव, जहां पे पैलेस बना हुआ है सैफ अली खान वाला। नवाब पटौदी इसके फादर साहब वहां के नवाब थे अंग्रेजों के टाइम, मशहूर फतेह अली खान पटौदी क्रिकेटर थे। चलो, तो सहवाग स्कूल में क्या है? बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, क्रिकेटर बनने जाते हैं, सहवाग स्कूल पैसे लेता है, फुल्ली टैक्सेबल स्पोर्ट्स कोचिंग। लेकिन स्पोर्ट्स क्लासेस अगर कौन लगा रहा है? 12AA और AB में अप्रूव ट्रस्ट, तो क्या पूरी तरह से? तो हिंदुस्तान में टैक्स बढ़ेगा कोई? पहले ट्रस्ट बना लेगा, फिर उसके अंदर चला लेगा। क्या कर लोगे? ट्रस्ट बना के उसके अंदर एक्टिविटी चलाता रहेगा, कर लो। टैक्स कैसे लगाओगे? और ट्रस्ट के पैसे कैसे खींचने हिंदुस्तानियों को खूब पता है। भाई देखो, कमाई किसकी होती रहेगी? ट्रस्ट की। फिर वो उसे खर्चा कैसे दिखाएंगे? कमाना तो बंदे ने है, वो खर्चे मोटे दिखाएंगे, ट्रस्ट के खर्चे कम होंगे दिखाएंगे, ज्यादा पैसे जेब में डाले जाएंगे। यही चलता है सब जगह। ये आपको पता है पॉलिटिकल पार्टियों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों खोले हुए हैं? नाम लेना ठीक नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हो। बोलो, दूर दूर से रिश्ता नाता नहीं इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, जगह जगह खुले हैं। क्यों? ट्रस्ट बना के माल अंदर करते हैं। ये ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट के अंदर स्कूल को एजुकेशन चलाते हैं, माल 2 नंबर का है वो वहां दिखाते हैं, वहां से कमा रहे हैं, दान चंदा दिखा देते हैं, जबकि पैसा अपना होता है। ATG की पर्चियां तक देते हैं अप्रूव करा के लोग। नाम लेना ठीक नहीं, अपने आसपास भी है, पैसा कमा रहे, ट्रस्ट के नाम से माफ है। चलो, टैक्सेबल सर्विसेज कहता है प्राइवेट ट्यूशन बख्शी नहीं जाएंगी। जब ये रूल आया था ना, शुरू में GST आया था, तब था कि इंस्टीट्यूट खोला हुआ तो टैक्सेबल होगा, तो घर में जो टीचर थे बच जाते थे। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं मर्जी दे रहा है वो टैक्सेबल, चाहे वो घर में पढ़ा रहा है, चाहे वो कहीं सेंटर खोल के पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है, तो वो बख्शा नहीं जाएगा, एग्जाम्प्ट नहीं है। यानी ये क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। टैक्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा? लिमिट देख लो। अगर अगले की 20 लाख से ऊपर है, इफ अगले की टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, एग्रीगेट टर्नओवर सर्विस में, तो टैक्स लगेगा। यस, क्लियर? किसी फॉरेन से अप्रूव डिग्री करवा रहे, भारत में अप्रूव नहीं है, तो टैक्स लगेगा। यस। अगर कोई कोर्स देखो सरकार से अप्रूव संस्था करवा रही है तो वहां कोई और करवा रहा है, चाहे कोर्स वैसा ही है, बख्शा नहीं जाएगा। आइम्स वाले परमानेंट डिग्री नहीं दे रहे, वो टेम्पररी लोग आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्या होता है? ये बच्चों के लिए नहीं, ये तो क्या हो रहा है, कंपनियों के मैनेजमेंट के आदमी आ रहे हैं, 4 दिन का कोई कैंप लग रहा है एम्स में, अब बड़ी बढ़िया ट्रेनिंग देंगे आपको ताकि आप अपना बिजनेस अच्छे से चला पाओ, ऐसा कैंप लगाया जाए, वो पैसे ले रहे हैं तो वो टैक्सेबल है, ये बख्शा नहीं जाएगा। स्टूडेंट के लिए एजुकेशन देंगे आइम्स वाले, माफ है। ये तो एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोग्राम है कोई,
कंपनी के एग्जीक्यूटिव नहीं होते, डायरेक्टर वगैरह, उनके लिए कोई कैंप या कोई प्रोग्राम अरेंज किया गया है, 5-7 दिन का कोर्स बनाया गया है, ये फुल्ली क्या है, टैक्सेबल। आईसीआई सीएज के लिए सेमिनार लगाता है, हम जाते हैं, उसके जो चार्जेस है उस पर जीएसटी लगता है, 18% हम देते हैं। मान लो सेमिनार का 1000 रुपए है तो 1180 की पर्ची कटती है, जीएसटी जाता है। लेकिन आप लोगों की एजुकेशन के लिए कोई क्लासें लगा दे आईसीआई, माफ, क्योंकि वो स्टूडेंट को डिग्री देनी है। हम लोगों ने तो ले ली डिग्री, हम लोगों की तो नॉलेज एनहांस करने के लिए वो सेमिनार लगाते हैं जगह जगह। जो चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल लेता है आईसीआई। हमसे तो मेंबरशिप भी लेता है आईसीआई जो साल की, उस पर भी जीएसटी लेता है। आपसे स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट फीस ले रहा है, इसलिए वो माफ है। तो ऐसी है, आई एम स्टूडेंट को सर्विस देगा माफ। और जैसे सीए इंस्टीट्यूट सेमिनार लगा रहा है सीएज के, हमारे भी ऐसे सेमिनार लगते हैं दूर दूर, कई बार जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। कभी मनाली, पूरे पैसे लेते हैं उसके, मनाली प्रोग्राम रख दिया कि चलो इस बहाने घूमना भी हो जाएगा प्लस नॉलेज भी। 4 घंटे 3 घंटे का सेशन है, आप 4 दिन वो बता देते हैं कि फैमिली के साथ आ सकते हो आप, ये इतने दिन का पैकेज है, हाफ डे आपकी क्लास होगी, 3 घंटे 4 घंटे नॉलेज गेन करने के लिए, बाकी टाइम आप घूमो। उससे क्या बंदे के दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं, नॉलेज प्लस घूमना फिरना। और वो पैक बना के वो ठीक रेट में दे देते हैं, क्योंकि आईसीआई के लिंक होते हैं और बड़े स्केल पे वो टाई अप करता है, तो रीजनेबल पड़ता है वो, तो लोग जाते हैं। जगह जगह कॉन्फ्रेंस होती थी, ग्लोब पैक हुई थी अहमदाबाद में, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी बॉम्बे में अभी, तो उसके चार्जेस लेते हैं, थोड़े कम ही पड़ते हैं, तो वो सब पे जीएसटी है, जीएसटी है। नेक्स्ट पढ़ो, कोचिंग सेंटर वाले कोचिंग दे रहे हैं कोई भी तो बख्शा नहीं जाएगा। पढ़ लो, किस तरह की कोचिंग दे रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम, आईएएस वगैरह बनने की, टैक्सेबल, टैक्सेबल। कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं होती। पहले सीए को भी लोग ऐसा समझते थे, जब हम पढ़ते थे ना, सीए बना नहीं करते थे, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा लोग फेल होते थे, बहुत ज्यादा। जब मैं सीए इंटर क्लियर किया था, मैं पास हुआ था, तो शहर में 2 ही लोग पास हुए थे, एक मैं पास हुआ था, एक लेक्चरर थे नेशनल कॉलेज में, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके रिलेटिव हैं वीएस अग्रवाल सर, उनका बेटा पास हुआ था, और रिजल्ट ही ऐसे 0.25%, 0.5% ऐसे रिजल्ट थे, बहुत कम। और लोग ना ऐसे मान ले सीए में ऐसे ही होता है, कोई नहीं, कुछ तो रिजल्ट ऐसे होते थे, कुछ पढ़ने का ना गाइडेंस नहीं होती थी, कोचिंग का जमाना नहीं था, सेल्फ ही चलता था उस वक्त, तो बंदे से जैसे पढ़ा गया पढ़ लिया, और उतना अच्छा पढ़ा नहीं जाता था, फेल होते थे। अब टाइम बदला, लोगों को गाइडेंस भी मिल गई, लोग भी उस हिसाब से प्लानिंग से पढ़ने लग गए, कुछ रिजल्ट भी थोड़े बहुत ठीक है, तो बच्चे बनने भी लग गए। लेकिन बिना पढ़े तो खैर कोई नहीं बनता, पूरा लेबर है ही है। आईएएस एग्जाम भी ऐसे होता है, लोगों होता है बड़ा टफ है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है। एक बंदे से मिला यहाँ यूनिवर्सिटी में, विष्णु भगवान गोयल है, वो 2 बार आईएएस इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, लेक्चरर है पब्लिक एड में, तो कोई बच्चे को मिलवाना था, तो उनसे बात हुई, वो बच्चा कहता जी मेरी तो जनरल नॉलेज बहुत कम है, मैं तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो सामने वाले ने कहा यार जब मैं सीए का ये करने लगा था ना, आईएएस का टेस्ट देने लगा था, कहता मुझे ये नहीं पता था पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, क्यों है, चंडीगढ़ है ये भी नहीं पता था। कहता पढ़ने लगे तो सब पढ़ लिया। क्या पढ़ने बैठो आप, क्या है पास्ट में छोड़ो, जब अब लग गए ना, शुरू कर लिया आपने, धुन सवार होगी कि हाँ करना है, तो हो जाएगा। जब ध्यान इधर उधर की बातों में हो ना बंदे का, वो 2 नाव पे सवार होता है, वो नहीं पढ़ पाता। ध्यान एक तरफ होना चाहिए बस। स्टडी 2 घंटे भी पढ़ेगा ना तो उसका आउटपुट मिलेगा, 8 घंटे भी बैठे रहो, ध्यान इधर उधर है, बीच में फोन चक लिया, किसी से चैट कर ली, इधर उधर ध्यान ही भटका रहता है, वो 8 घंटे भी बेकार है। तो लिमिटेड पढ़ो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। फील्ड क्या, आपने सिर्फ था पड़ोस की गली में सीए साहब अनिल सिंगल जी, पीछे वाली गली में ऑफिस साहब तो पंचकुला रह रहे हैं, उनकी बेटी आईएएस सेलेक्ट हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गई। तो पढ़ने वाले चाहिए, अभी सिरसा में जज बने हैं 2-3 बच्चे, स्टडी करने वाले चाहिए, बन जाएंगे। देखते हैं इसी में जो नई जनरेशन आ रही है ना, प्लस टू वाले पढ़ा रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। मतलब 20 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे हैं जो लाइफ में पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, बाकी इस तरह हौसला ही छोड़ गए, या बस शरारतों में ध्यान है, इधर उधर के कामों में ध्यान है, फालतू पढ़ना चाहते ही नहीं। वो पढ़ने वाला ऐसा ढूंढते हैं जो पढ़ाने वाला रोकता ना हो बस।
बस हमें रोके ना, जो मर्जी करें हम, जो रोकता टोकता है उसके बाद जाना नहीं, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं। उन्होंने तो क्या करना है, मौज मस्ती वाला माहौल बढ़ रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। हार्ड स्टडी करके करियर बनाने का डे बाय डे, कॉमर्स में तो बिल्कुल ही नहीं, और मुझे बाकियों का तो पता नहीं, खत्म होता जा रहा है। सेमिनार लगाने भी जाते हैं ना बच्चे, उसमें भी पता लगता है भी इन बच्चों का लेवल क्या है। अभी मैं इलाहाबाद में एक स्कूल में गया, बड़ा जानना माना, मैंने उनका जो डायरेक्टर है उसको बोल दिया, मैंने कहा जी आपके स्कूल के जितनी स्ट्रेंथ है ना, उस सारे में मैंने 3-4 आइडिया बता दिया। मैंने कहा जी कुछ 5-4 बच्चे छोड़े, सारा स्टफ आपका ऐसा है जो फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कुछ उनको खुद से उम्मीद नहीं है भी हम पढ़ के कुछ कर लेंगे। वो माइंड में फॉरेन फॉरेन जाने का भी चल रहा है, किसी के 10 लोगों तक काम धंधा करना है, फॉरेन जाना है, तो वो बच्चे पढ़ते थोड़ी हैं, ट्रेंड हो जाता है ऐसा। तो नई जनरेशन सारी ऐसी है, धीरे धीरे स्टडी में इंटरेस्ट खत्म हो गया। चलो, सिविल सर्विस एग्जाम टैक्सेबल है। पोस्टल कोचिंग, कोचिंग जैसे मर्जी हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, कोचिंग तो कोचिंग है, बख्शा नहीं जाएगा। क्या है ये, टैक्स। आज के जमाने में पोस्टल कोचिंग कहां चलती है। पुराने टाइम में यूजीसी नेट की, जैसे मैंने भी क्वालिफाई कर रखा है यूजीसी नेट, मैंने तो चलो कहीं कोचिंग वोचिंग तो अपन ने ली नहीं, खुद ही पढ़े। लेकिन उस वक्त क्या कोचिंग यूजीसी नेट की भी नहीं होती थी। हैदराबाद साइड में उधर एक इंस्टीट्यूट था, वो 8,000 रुपए लेता था उस जमाने में। वो बाय पोस्ट कोचिंग करवाता था। क्या करता था, नोट्स भेज दिए, आप पढ़ो, फिर क्वेश्चन सीरीज भेज दी, आंसर करके वहां भेजो, वो चेक करके भेजते थे। ऐसे बाय पोस्ट ही कोर्स चलता था। तो चलो वो जमाना गया, अब तो ऑनलाइन चल जाता है सिस्टम। तो ऐसे कोचिंग चलती थी, पोस्टल वे में कोचिंग चलती थी, पर वो गया टाइम, 8,000 रुपए लिया करते थे वो उस वक्त। चलो, पोस्टल कोचिंग भी टैक्सेबल है, आजकल चलती तो है नहीं वैसे। फी फॉर मैनेजमेंट डिप्लोमा फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में अप्रूव नहीं तो फिर नहीं बख्शते भैया, टैक्सेबल। अप्रूव होती तो बख्शते थे। कोचिंग ट्रेनिंग है, स्टाफ को बंदे के घर पढ़ाने के लिए भेजा है, 640 पढ़ाने के लिए भेजा भैया, सब टैक्सेबल है। समझ गए। ये कौन सी ट्यूटर की बात कर रहा है, अपने सिरसा में भी बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एरिया में बड़े ट्यूटर एक्टिव हैं, जो बच्चे के घर में जाके पढ़ा देते हैं। एक एक दो बच्चों को पढ़ाते हैं, 2 बच्चे आगे पढ़ा, वो फीस इतनी ले लेते हैं, एक बच्चे से 5,000 ले ली, 3 बच्चे या 2 बच्चे उस घर में हैं, घंटा पढ़ाया, 10,000 रुपए महीने के ले लिए। लेकिन वो लोग भेज देते हैं भाई, चलो पैसे की कमी नहीं, बच्चा घर में है, सेफ है, बाहर भेजना नहीं चाहते, पैसे कम नहीं, तो वो ट्यूटर सोचता है यार वैसे कोचिंग सेंटर चलाने के खर्चे बहुत हैं, कौन माथापच्ची करे, ऐड करे, वो ऑनलाइन ही ऐड उड करते हैं, वही घर जा जाके पढ़ाते हैं, लगभग बराबर से ही काम कर लेते हैं। तो ये ट्यूटरशिप भी फुल्ली टैक्सेबल है। इसमें भी वो बात अलग है, ट्यूटर के 20 लाख वाला रूल वो तो सबके लिए है, उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा, बाकी बख्शा वो भी नहीं जाएगा। तो सिविल सर्विस वाले, पोस्टल कोचिंग वाले, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले, या फिर ये घर जा जाके पढ़ा रहे हैं, सब टैक्सेबल है। क्लियर। स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं कोई 12AA में अप्रूव वाले तो माफ है, अप्रूव्ड हो। और अगर यूएस का कोई कोर्स करवा रहे हैं जो इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, कोचिंग कोई ऐसा कोर्स है सीपीए यूएस का जो अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज कोर्स नहीं है इंडिया में, तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा भैया, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे स्कूल स्टूडेंट को, क्या होगी, अभी बताया था एग्जाम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्कूल को स्टूडेंट्स वगैरह एग्जाम है ना, स्कूल बच्चों को दे या बाहर वाला स्कूल को दे, दोनों ही हाल में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, माफ। सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर स्कूल को दे रहा है भैया, कोई बाहर वाला स्कूल को दे रहा है, स्कूल बच्चों को दे रहा है, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से माफ है। ठीक। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्कूल इन रिलेशन टू टूर टू द स्टूडेंट एंड स्टाफ, हाँ जी, स्टाफ को भी सर्विस दे सकता ना स्कूल, टूर पे घुमाने लेके गया है, स्कूल वाले लेके जाते हैं कि नहीं, साल में एक आधा टूर ले जाते हैं, तो वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। स्टाफ और बच्चों को सर्विस दी जा रही है टूर की। क्लियर। स्कूल वाले देखो सुनो, बाहर वाला कोई पर्सन स्कूल को क्यों दे रहा है सर्विस ट्रांसपोर्ट की, स्कूल के बच्चों के आने जाने के लिए माफ। स्कूल आगे बच्चों से पैसे लेता, आगे सर्विस देता है ना स्कूल ट्रांसपोर्ट की, वो भी माफ। स्कूल बच्चों को टूर के पैसे लेता है, सर्विस दे रहा है, माफ।
लेकिन स्कूल को कोई बाहर वाला टूर की सर्विस देता है, प्राइवेट बस वाला, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वो क्या है? टैक्सेबल। एक सीए स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, बिल्कुल टैक्सेबल है भैया, कोचिंग है, ये सीधी सीधी कोचिंग है। रेस्टोरेंट सर्विस स्टूडेंट को, देखो मैंने भाई बताया ना, कैंटीन टैक्सेबल है। आईसीआई स्टूडेंट के लिए कैंटीन बनाए बैठा है, बच्चे खाना खाते हैं, चार्जेस देते हैं, तो क्या वो माफ है? बिल्कुल नहीं, वो फुल्ली टैक्सेबल है। बताया था मैंने, कैंटीन वगैरह सारी क्या होती हैं? कैंटीन मेस वगैरह में खाना मिलता है, चार्जेस हैं, टैक्सेबल है। कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा आईसीआई, पैसे ले रहा है कंपनी से, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। बोलो, जर्नल किनको दी जा रही है? स्कूल को, तो बख्शा नहीं जाएगा भैया। जर्नल किनको देनी चाहिए? पता नहीं, जर्नल ये प्री स्कूल वाले जर्नल पढ़ लेंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। ये किनको दी जानी चाहिए जर्नल? कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो माफ होती, स्कूल वालों को दोगे। इफ जर्नल प्रोवाइडेड टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फिर वो माफ होता, देन एग्जम्प्टेड। स्कूल वालों को थोड़ी दी जाती है ये। बोलो, डिग्री करवा रहे हैं शिखा कॉलेज वाले, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं किसी तरह का एडमिशन टेस्ट के लिए, तो ये सारी सर्विस जो है एग्जाम्प्ट है। देखो, एग्जाम लेना है तो पेपर तो लगेगा ही, एग्जाम पेपर पे ही लेंगे, प्रिंटिंग तो होगी पेपर की नहीं होगी। एग्जाम कैसे कंडक्ट कर देगा एनटीए? या फिर कंप्यूटर लैब में टेस्ट होगा, कुछ पेपर फॉर्म में होगा, आंसर शीट मिलेगी, तो क्या हो गया? सब माफ है। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। ज्ञानी पब्लिक स्कूल हार्ड स्कूल है, और कहता है इन्होंने सुविधा सर्विस वालों को हायर किया स्कूल की साफ सफाई के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, माफ है। बताया था अभी, हाउसकीपिंग स्कूल की है तो माफ है, लेकिन कॉलेज की है तो टैक्सेबल है, माफ है। बोलो, इसके बाद फिर आएगा एग्रीकल्चर, नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे एग्रीकल्चर का। तो ये बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर भी, एजुकेशन भी, और डॉक्टर वाली इतना बड़ी नहीं है, फिर भी जीटीए भी लेंथी है।